नमस्कार, मैं जौहर अली। आज मैं आपको अपनी कहानी में बेनामी संपत्तियों के माया जाल के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा कि बेनामी संपत्ति इतनी मिली, कैसे बनती है यह संपत्ति? एक आईएएस अफसर की सैलरी कितनी होती है? 80,000 से 2.5 लाख तक। लेकिन उसके बेटे के नाम पर कितनी संपत्ति है? 47 करोड़ की संपत्ति। कैसे? रुकिए, यह कहानी किसी एक अफसर की नहीं है। अगर आपको लग रहा है यह कहानी एक सिस्टम की है, यह रिपोर्ट एक सिस्टम की है, जहां घर ड्राइवर के नाम पर है, दुकान माली के नाम पर है और फैक्ट्री किसी ऐसे आदमी के नाम पर जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि भारत की सबसे बड़ी खुली लूट कैसे होती है, जहां हजारों करोड़ रुपया ब्लैक मनी से संपत्ति बनती है, लेकिन कागजों पर मालिक कोई और होता है। इस रिपोर्ट में आप यह देखेंगे कि बेनामी संपत्ति का 4 स्टेप फॉर्मूला क्या है। रियल केस जो आपको शॉक कर देंगे, और सबसे जरूरी, आप खुद कैसे इन स्कैम को पहचान सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स की बात नहीं है, ये आपके टैक्स के पैसों की बात है, आपके गांव, आपके शहर की जमीन की बात है। तो शुरू करते हैं, भारत के सबसे बड़े पैरेलल इकोनॉमी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। कैसे काम करती है ये इकोनॉमी? बेनामी संपत्ति, बेनामी शब्द जो है वो फारसी से आया है, यानी बिना नामी, नाम के बगैर। बे मतलब बिना नाम का और नामी मतलब नाम। लेकिन इसकी जो असली शुरुआत है वो ब्रिटिश इंडिया में हुई थी सन 1920 में। जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर दबाव बढ़ा तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी। द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 आप सिर्फ देखेंगे तो यह है, तब क्रांतिकारियों ने अपनी जमीन और पैसा भरोसेमंद लोगों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, और यह था सर्वाइवल रणनीति का हिस्सा। लेकिन आजादी के बाद यही रणनीति बन गया करप्शन का हथियार। एक आंकड़ा मैं आपको ऐसा देता हूं, 1988 में जब पहला बेनामी एक्ट बना तब सरकारी अनुमान यह था कि 20,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति भारत में है। पार्लियामेंट डिबेट में यह है 1988 में। 2024 तक यह आंकड़ा कोई नहीं जानता, क्योंकि यह अब सिर्फ संपत्ति नहीं है, एक पूरे पैरेलल यूनिवर्स है। आप देखिए रियल स्टोरी। 2016 में आईटी रेड हुई। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के यहाँ उसकी डिक्लेयर इनकम थी 4 करोड़ लाइफ टाइम। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या निकला? दिल्ली में 17 प्रॉपर्टीज, गुरुग्राम में 8 कमर्शियल बिल्डिंग्स, कुल 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई, इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में पब्लिश हुई, पर कागजों पर मालिक कौन था? उसका ड्राइवर, उसकी पत्नी की दूर की मौसी, एक एनजीओ में जो 2 साल से बंद था, और तीनों ऐसी कंपनीज जिनका कोई ऑफिस नहीं था। यह है बेनामी प्रॉपर्टी का एक चेहरा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1988 का बेनामी एक्ट इतना कमजोर था कि 28 सालों में एक भी कन्विक्शन नहीं हुई। 0 कन्विक्शन। क्यों? क्योंकि लॉ में पनिशमेंट का प्रोविजन ही नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रोविजन था। तो क्या हुआ? ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इसे लाइसेंस समझ लिए और कोई पकड़ा नहीं गया। पकड़े जाने का इतना बुरा केस सिनारियो है, प्रॉपर्टी चली जाएगी लेकिन जेल नहीं। 2016 में मोदी सरकार नया बेनामी एक्ट लेकर आई, 7 साल की जेल और प्रॉपर्टी का 25% फाइन। लगा कि मोदी जी कुछ बदलने वाले हैं, लेकिन 2023 तक 1100 केस फाइल हुए, प्रोसिक्यूशन महज 1100 के आसपास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिप्लाई है पार्लियामेंट कन्वेक्शन में मार्च 2023 में। आप खुद सोचिए कि देश में लाखों बेनामी प्रॉपर्टीज हैं और एक्शन सिर्फ 1000 केस में। क्योंकि प्रॉब्लम लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। और जब मैं आपको बताता हूं वो फॉर्मूला जो हर बेनामी डील्स में यूज होता है, सिंगल फॉर्मूला। पहला सेगमेंट इस फॉर्मूले का क्या है? ये 4 स्टेप बेनामी फॉर्मूला है जिसका जिक्र मैंने किया रिपोर्ट की शुरुआत में।
यह वो ब्लूप्रिंट है जो भ्रष्टाचार को अदृश्य बना देता है, एकदम अदृश्य। क्या ब्लूप्रिंट है? सबसे पहला स्टेप है कैश जनरेशन का। बेनामी प्रॉपर्टीज की शुरुआत होती है ब्लैक मनी से, काले धन से, जिसको लेकर मोदी जी सत्ता में आए। कॉन्ट्रैक्टर से किकबैक्स, लैंड डील्स में कमीशन, गवर्नमेंट टेंडर्स में कट्स। अब एक एग्जांपल लीजिए, एक हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर मान लीजिए कि 500 करोड़ का है। कॉन्ट्रैक्टर विनिंग बिड के 15% किकबैक देता है। 500 करोड़ का 15% 75 करोड़ कैश। अब ये 75 करोड़ कहाँ जाएगा? बैंक में तो जा नहीं सकता, कहाँ जाएगा? तो दूसरा स्टेप आता है शेल स्ट्रक्चर। यहाँ एंट्री होती है शेल कंपनीज की और प्रॉक्सी पर्सन्स की। देखिए कैसे पहले बनाओ एक कंपनी, नाम रखो कुछ भी, जैसे ग्रीन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर कौन? आपका माली, सेक्रेटरी, आपके सीए या असिस्टेंट। शेयर होल्डर 2-3 ऐसे लोग जो 5,000 के बदले सिग्नेचर देते हैं। यह सब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं। कंपनी का ऑफिस, कोई भी शेयर्ड वर्क स्पेस का एड्रेस, 2,000 महीने रेंट पर आप ले लीजिए। यह कंपनी कागजों पर तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन असल में कुछ नहीं करती। ना कोई कर्मचारी है, ना कोई एक्चुअल बिजनेस है, बस एक बैंक अकाउंट है जहां ब्लैक मनी स्लोली से डाला जाता है। यहीं पर तीसरा स्टेप आता है द लेयरिंग। आपको यह कह सकते हैं कि अब शुरू होता है पैसे का सेफेस्ट, पैसे को सेफ करने का, सफेद करने का प्रोसेस। पहले 75 करोड़ को तोड़ो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की ट्रांजैक्शन। फिर इन शेल कंपनीज के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद लीजिए आप। देखिए एक रियल पैटर्न है। दिल्ली में एक प्लॉट है 10 करोड़ का, शेल कंपनी ए खरीदती है 2 करोड़ में। अंडर इनवॉइसिंग बाकी 8 करोड़ कैश में सेलर को देती है। 6 महीने बाद शेल कंपनी ए बेचती है शेल कंपनी बी को 3 करोड़ में। 1 साल के बाद कंपनी बी बेचती है कंपनी सी को 5 करोड़ में। यह पैटर्न ईडी इन्वेस्टिगेशन में ऑब्जर्व हुआ। अब आप मैजिक देखिए। असल मालिक पीछे से तीनों कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पेपर ट्रायल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इन्वेस्टिगेशन टूट जाती है और फाइनली कंपनी सी यह प्लॉट बेच देती है किसी जेन्युइन बायर को। 15 करोड़ बधाई हो, 8 करोड़ ब्लैक मनी अब लीगल प्रॉफिट बन चुकी है। यहीं पर चौथा स्टेप आता है, बाहर निकलने की रणनीति। सवाल यह है कि इतनी सफेद संपत्ति को असल मालिक जब बनाता है तो अपने नाम को कैसे लाएगा? यहां आता है गिफ्ट डीड और लोन अग्रीमेंट का खेल। यह कैसे काम करता है? शेल कंपनी से आपको 10 करोड़ का लोन मिला कागज पर, इंटरेस्ट 0 या न के बराबर, रीपेमेंट डेडलाइन 30 साल बाद। असल में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन अब आप लीगली ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपके पास फंड्स हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। या फिर सिंपल तरीका, शेल कंपनी आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देती है। गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, फैमिली और कुछ क्लोज रिलेशनशिप में, और बस ब्लैक प्रॉपर्टी फाइल हो गई। मौज करिए, यह एक मेगा प्लान है। काम कैसे करता है? फॉर्मूला तो आप समझ गए। अब आप यह सोच रहे होंगे यह तो कॉमन नॉलेज है, इसमें ऐसा क्या मैंने बता दिया जो क्रांतिकारी है? तो असली खेल इससे भी बड़ा है, बताता हूं आपको। मैं आपको वो कनेक्शन बताता हूं जो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको जल्दी नहीं बताएगा या नहीं बताएगा। भारत में 70% एग्रीकल्चर लैंड अभी भी अनरजिस्टर्ड या प्योरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। यह नीति आयोग ने बताया लैंड रिकॉर्ड में 2021 में, और यही छिपा है असली सोने का खजाना। पैटर्न देखिए, जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, जैसे मान लीजिए हाईवे है, मेट्रो है, स्मार्ट सिटी है, अमरावती बन रहा है, कुछ भी आप मान लीजिए, उससे 6 से 12 महीने पहले उस एरिया की जमीन के रेट अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को पहले से पता होता है कि प्रोजेक्ट कहां आने वाला है। 2019 में आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक्सपोज किया कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के रूट पर
200 से ज्यादा प्रॉपर्टी सरकारी अनाउंसमेंट से पहले ही खरीदी गई। इंडियन एक्सप्रेस ने मई 2019 में रिपोर्ट पब्लिश की और वायर कौन थे पता है आपको? शेल कंपनीज और बेनामी नेम्स। जब गवर्नमेंट ने लैंड अधिग्रहण शुरू किया तो यह प्रॉपर्टी 10 से 15 गुना प्राइस पर बेची गई। प्रॉफिट हजारों करोड़ का, और सबसे बड़ी बात यह प्रॉफिट टैक्स फ्री। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है टैक्स फ्री है। अब आप कनेक्ट करिए इन सारी चीजों को। अर्बन प्लानिंग डिसीजन में डिले क्यों होती है? मास्टर प्लान्स में लास्ट मिनट चेंज क्यों आते हैं? फार्म हाउस अचानक इंडस्ट्रियल जोन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं हर कहानी में आपको बताता हूँ, सब कुछ रणनीति है। सबसे डेंजर पार्ट है इस पूरे गेम का कि बेनामी प्रॉपर्टी अब सिर्फ वेल्थ स्टोरेज नहीं, पॉलिटिकल फंडिंग का मेन सोर्स बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी के डिक्लेयर्स इनकम 3700 करोड़ है 21-22 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट के पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंस की लेकिन इलेक्शन में एस्टिमेटेड स्पेंडिंग जो खर्च होता है आप जानते हैं कितने? 60,000 करोड़ से ज्यादा। ज्ञात है 56,000 करोड़ का गैप कहां से भरा जाता है? बेनामी ट्रांजैक्शंस, सेल कंपनीज डोनेशंस, कैश डील्स, लिस्टिंग्स एस प्रॉपर्टी शेल्स, यह पूरा सिस्टम अब एक चक्र बन चुका है। पॉलिटिशियंस बेनामी प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हैं, उस पैसे से इलेक्शन जीतते हैं, फिर पावर यूज करते हैं और बेनामी डील करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है इस देश में। तो अब आप सोचेंगे इससे हम क्या करें? आप कुछ तो कर ही सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। पहला तो अगर आपको किसी सस्पिशियस प्रॉपर्टी के बारे में पता चले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बेनामी कंप्लेंट पोर्टल पर आप कम से कम रिपोर्ट करें। वेबसाइट है incometax.india.in। टैक्स रिटर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एसेट डिक्लेरेशन है। तीसरा, लोकल प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन को ट्रैक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर सब रजिस्ट्रार ऑफिसर की जो डेली रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट आती है उसको देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस नाम पर रजिस्टर हो रही है। एक पैटर्न दिखेगा। आप जब यह करेंगे, हालांकि बहुत मेहनत का काम है, ये इतना आसान नहीं है। अब समझिए ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगले कुछ सालों में भारत की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। 1 ट्रिलियन को अगर बेनामी सिस्टम नहीं रुका तो इसका मतलब है कि 30 से 40 ट्रिलियन ब्लैक मनी रियल एस्टेट में कन्वर्ट होगी, और यह पैसा हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, स्कूल्स में नहीं जाएगा, ये लग्जरी फार्म हाउस बनेंगे, फॉरेन में प्रॉपर्टीज खरीदी जाएंगी, स्विस बैंक में पैसा जमा होगा। बेनामी संपत्ति सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है, यह डेमोक्रेसी की चोरी है, क्योंकि जब पब्लिक फंड्स प्राइवेट पॉकेट में जाते हैं थ्रू बेनामी डील्स तो आपके गांव का हॉस्पिटल नहीं बन सकता, आपके बच्चों के स्कूल में अच्छे टीचर नहीं आते। तो अगली बार जब कोई आप किसी पॉलिटिशियन या ऑफिसर्स को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का क्लेम करते हुए देखे तो सवाल जरूर पूछिएगा उनसे, क्योंकि सवाल जब आप पूछेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कम से कम कोई पूछ तो रहा है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस वीडियो से जो आपको अभी जानकारी मैंने शेयर की उससे आपको क्या पता चला और आप कैसा महसूस करते हैं। कमेंट करें कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो किस तरह से होता है, या आपने इस तरह का कोई पैटर्न देखा है। ये सब प्रॉक्सीज हैं, 4 स्टेप फॉर्मूला हमने बताया, आपको सामने रखने की कोशिश की। इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझसे मेरी वीडियो को आपने देखा। उम्मीद करता हूं फिर जल्द ही किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।